चर्चाएं कर रहे हैं। किसको लेकर के? तो विश्व के प्रमुख कृषि प्रदेशों में। इसके अंदर हमने पहली कक्षा पढ़ ली थी और अब आपसे थोड़े से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं पिछली कक्षाओं के द्वारा। ठीक है, तो विश्व में कृषि प्रदेशों का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? विश्व में कृषि प्रदेशों को विभाजन किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, विभाजन। तो विश्व में कृषि प्रदेशों का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? वेरी गुड, डीएस वटलसी के अनुसार। किसके अनुसार? डीएस वटलसी। किसके अनुसार? डीएस वटलसी के अनुसार विश्व में कृषि प्रदेशों का विभाजन किया गया है। डीएस वटलसी। ठीक है, इनका अगर विभाजन की बात करें कब दिया था? 1936। वेरी गुड, 1936 के अंदर इन्होंने विभाजन किया था। ठीक है, किसने? डीएस वटलसी ने। बात करें इनका एक प्रपत्र था, क्या था? प्रपत्र। और प्रपत्र कौन सा था? प्रपत्र था इनका मेजर एग्रीकल्चर रीजन ऑफ वर्ल्ड। रीजन ऑफ वर्ल्ड। रीजन ऑफ वर्ल्ड। इसके अंदर इन्होंने किया कृषि प्रदेशों में विभाजित किया। अब बात करें विश्व, तो वर्ल्ड को कितने कृषि प्रदेशों के अंदर विभाजित किया? 13। इसके लिए आधार कितने रखे थे? आधार थे 5। कौन कौन आधार कितने थे? 5 आधार। हमने 13 कृषि प्रदेशों को भी जाना और आधारों के बारे में भी जाना था। अब मैंने कल ही बता दिया था आपको कि विश्व में क्वेश्चंस बनाने के टाइप कौन से हैं। या तो पहले अगर यहाँ से पूछा जाता है तो वर्गीकरण को लेकर के, दूसरा इन 13 कृषि प्रदेशों में से कौन सा प्रदेश डीएस वटलसी के अनुसार नहीं था, इसको लेकर के पूछा जाएगा। ठीक है, और फिर आधार। आधार के आधार पर कैसे पूछा जाएगा, कल बता दिया था कि कौन सा गहन कृषि प्रदेश है और कौन सा गहन बिना गहन कृषि प्रदेश है, या किसमें श्रम अधिक लगता है, किसके अंदर मशीनरी का अधिक प्रयोग किया जाता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो आगे चलते हैं हम विश्व के प्रमुख कृषि प्रदेशों में। नेक्स्ट क्लास है आज हमारी, जो कि इनके बारे में विस्तृत जानकारी करेंगे। कल हमने देखा था, पहली चीज़ तो हमने पढ़ी थी स्थानांतरित कृषि। कौन सी? स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि, इसके कई नामों के बारे में भी अध्ययन किया था। सेकंड पढ़ा था हमने भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि। इसके बाद में थर्ड पढ़ी थी हमने। थर्ड की बात करें तो विशिष्ट उद्यान कृषि। कौन सी पढ़ी थी? विशिष्ट उद्यान कृषि। कल की कक्षा के अंदर हमने इन तीनों के कृषियों के विस्तार में अच्छे से जान लिया था और ये ज़्यादा बड़ी भी थी, जो इनके बारे में हमने कल ही देख लिया था। आज हम देखेंगे जो वाणिज्यिक कृषि है, चावल प्रधान कृषि है, चावल विहीन कृषि है, उन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज आप डाल लीजिए वाणिज्यिक रोपण कृषि। हम सबसे पहला क्या पढ़ने जा रहे हैं? वाणिज्यिक रोपण कृषि। तो सभी अच्छे से हेडिंग और फिर से निकाल लें अपने रजिस्टरों को। कृषि प्रदेश। ठीक है, अब इसके अंदर हेडिंग डालनी है आपको। क्या डालनी है? विश्व में कृषि प्रदेशों के अंदर इसके अंदर हेडिंग डालनी है आपको। पहली तो क्या, ये हमारे चौथे नंबर की है। किस नंबर की है? तो चौथे नंबर की है। ये कौन सी है? वाणिज्यिक रोपण कृषि। वाणिज्यिक रोपण कृषि। कौन सी कृषि है? वाणिज्यिक रोपण कृषि। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि वाणिज्यिक रोपण कृषि कैसी कृषि है। तो वाणिज्यिक रोपण कृषि एक रोप कर लगाई जाने वाली कृषि है। कौन सी है? तो रोप कर लगाई जाने वाली कृषि है। कौन सी? वाणिज्यिक रोपण कृषि। ठीक है, अब हम एक एक बिंदु को लेकर के चर्चा करेंगे। पहले तो इसकी 5 आधारों पर चर्चा कर लेते हैं कि 5 आधारों पर कौन सी है। तो आधार में पहला कृषि एवं पशुपालन का सहचर्य। कृषि व पशुपालन का साहचर्य, यानी इसके अंदर कृषि एवं पशुपालन का साहचर्य क्या देखने को मिलता है?
तो वाणिज्यिक रोपण कृषि ऐसी कृषियां हैं, इसके अंदर उन कृषियों को किया जाता है जिनको रोप करके किया जाता है, यानी कि जिस वृक्ष के पौधे को रोपण किया जाता है वो किसके अंदर आती है, तो वाणिज्यिक रोपण कृषि के अंदर आती है। इसके लिए हम पांचों आधार को एक एक रख करके चर्चा करेंगे। तो पहले कृषि एवं पशुपालन का सहचार्य। अब कृषि एवं पशुपालन के सहचार्य में लिखना क्या, पहला लिखना, इस कृषि में कृषि पर अधिक बल दिया जाता है, कृषि पर, हाँ साथ में लिखते चलें आप ऑफलाइन वाले भी सभी, कृषि पर अधिक बल दिया जाता है। क्या किया जाता है इसमें, कृषि पर अधिक बल दिया जाता है। सेकंड चीज, इसमें पशुपालन पर बल नहीं दिया जाता, बल नहीं दिया जाता। वापस, यानी कि इसके अंदर पहली कंडीशन क्या है, पहला तो यह है कि कृषि एवं पशुपालन का सहचर्य कैसा है, यानी इसके अंदर कृषि अधिक की जाती है या पशुपालन। तो पहला कृषि, इसमें कृषि पर अधिक बल दिया जाता है और इसमें पशुपालन पर बल नहीं दिया जाता। ये हो गया हमारा पहला आधार। सेकंड आधार की बात करें हम, तो सेकंड आधार हमने क्या रखा था, तो सेकंड आधार रखा था हमने क्या रखा कि इनका जो श्रम पूंजी है, श्रम पूंजी का विनियोग, और फिर हमने और भी कई 5 आधारों को लेकर के चर्चा की। जैसे सेकंड में कृषि उत्पादन की विधियों को देख लो आप, कृषि उत्पादन की विधियां, कृषि उत्पादन की विधियां, तो हमने कल ही देखा था कृषि उत्पादन की विधियों में क्या देखा था कि कृषि उत्पादन की विधियां 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की, ठीक है। पहली होती है परंपरागत, पहले परंपरागत को ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहली कौन सी होती है, परंपरागत, पहली कौन सी होती है, परंपरागत विधि। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो रोपण कृषि है उसे परंपरागत तरीके से नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि इसमें अत्यधिक आधुनिक हथियारों औजारों की आवश्यकता होती है और उनके माध्यम से इस कृषि को किया जाता है। तो परंपरागत विधि का प्रयोग, इसमें परंपरागत विधियों का प्रयोग परंपरागत विधियों का प्रयोग नहीं किया जाता। हमने कल अच्छी तरीके से देख लिया था। अगर कल की क्लास को लेकर के आप इस क्लास को लोगे तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा इस क्लास को लेने में, क्योंकि जब चीज़ें कोरिलेटेड होती हैं तो बहुत अच्छे से आसानी से समझ में आती हैं। सेकंड है अपरंपरागत, कौन सा, अपरंपरागत विधि। कौन सी विधि, अपरंपरागत विधि। तो अपरंपरागत विधि में क्या रखना है, हमने कल भी देख लिया था। अपरंपरागत को आप तो मॉडर्न से याद रख लिया करो, किससे, मॉडर्न एग्रीकल्चर, मॉडर्न एग्रीकल्चर, ठीक है। किससे याद रख सकते हो, मॉडर्न एग्रीकल्चर से, यानी कि इसमें आधुनिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, आधुनिक विधियों का प्रयोग, आधुनिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लिख लिया। इसमें आधुनिक विधियों का प्रयोग किया जाता है तथा मशीनरी में बात करें, तथा उच्चतम बीज, उच्चतम गुणवत्ता
गुणवत्ता वाले बीजों का प्रयोग। तो आप देख सकते हैं क्या कि उत्पादन की विधियों में परंपरागत विधि, तो इसमें परंपरागत विधि का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें अपरंपरागत मॉडर्न एग्रीकल्चर का प्रयोग किया जाता है। यानी इसमें आधुनिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, जो उच्चतम गुणवत्ता वाले बीज हैं उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कृषि उपभोग का स्वरूप। तीसरा, कृषि उपभोग का स्वरूप। क्या कि कृषि उपभोग का स्वरूप कौन सा देखने को मिलता है। अब उसकी चर्चा करते हैं। इसमें भी हमने दो कारण पढ़े थे या दो पढ़े थे। कौन सा? एक तो वाणिज्यिक कृषि होती है, वाणिज्यिक कृषि कौन सी होती है? तो एक होती है वाणिज्यिक कृषि। तो वाणिज्यिक कृषि का उद्देश्य, ये लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है, ये लाभ कमाने के उद्देश्य से, ये किससे की जाती है? तो लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। एक सेकंड, उद्देश्य से, हाँ साथ लगते चलो आप, तो उद्देश्य से की जाती है, क्योंकि कल हमने इनकी बातें तो कर ही ली। तो बस आज तो यही देखना है कि ये इनको बस पांचों आधारों पर रख करके इसमें क्या होता है क्या नहीं होता। ये लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। दूसरा क्या पढ़ा था? दूसरा हमने पढ़ा था जीविका पार्जन या निर्वाह है। जीविका पार्जन, जीवन निर्वाह कृषि लिख लो आप, जीवन निर्वाह कृषि। तो क्या ये जीवन निर्वाह के लिए की जाती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य लाभ कमाना। वापस, ये जीवन निर्वाह हेतु नहीं की जाती, नहीं की जाती, अपितु इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। इसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। क्या होता है इसका उद्देश्य? लाभ कमाना होता है। तो ये जीवन निर्वाह हेतु नहीं की जाती, जबकि इसका उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। तो हमने पढ़ लिया कृषि उपभोग का स्वरूप, यानी कि ये कृषि किसके लिए की जा रही है। नेक्स्ट बात करें कृषि श्रम व पूंजी का विनियोग। श्रम व पूंजी का विनियोग, श्रम व पूंजी का विनियोग, यानी इसमें श्रम और पूंजी का कितना विनियोग देखने को मिलता है। तो पहले बात कर लेते हैं हम श्रम को लेकर के। तो श्रम, दोनों को साथ में लिख लो आप। तो श्रम अधिक व पूंजी भी अधिक, क्योंकि श्रम अधिक लगेगा, क्योंकि आप ये जो पौधा को रोपण करवाओगे, जैसे हम बात करें धान की, यानी जो चावल है उसके पौधे के वृक्ष को आप लगवाते हो। उसके बाद बात करें चाय से पत्तियां तोड़ने का काम होता है, कॉफ़ी से तोड़ने का काम होता है। तो इस वजह से क्या है, उसमें मजदूरों की आवश्यकता अधिक होती है, यानी उसमें अधिक लेबर की आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें श्रम के साथ साथ श्रम तो लग ही रहा है, तो पूंजी भी अधिक लगेगी, यानी कि उनके लिए पेमेंट भी तो करना पड़ेगा, और उन्हें ले जाने के लिए, उन्हें पैकिंग करने के लिए कई मशीनरियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो श्रम व पूंजी का प्रयोग अधिक किया जाता है, अधिक किया जाता है। क्या किया जाता है? श्रम व पूंजी का प्रयोग अधिक किया जाता है। नेक्स्ट बात करें, एक और है हमारा लास्ट का, मशीनीकरण संस्थाएं और मशीनीकरण, कृषि संबंधित संस्थाएं
संस्थाएं व मशीनीकरण। क्या कि इनसे संबंधित संस्थाओं की स्थापना की आवश्यकता होती है नहीं होती? बिल्कुल होती है। तो क्या लिखेंगे? लिखो, इसमें संस्थाएं स्थापित की जाती हैं, यानी कि जो हमारे स्टोरेज भंडारण वगैरह है उनके लिए की जाती है, क्योंकि यहाँ पर ला करके पत्ती को इकट्ठा किया जाएगा, उसके बाद में उससे पत्तियाँ बनाने का काम शुरू करेगा। हम बात कर रहे हैं चाय की, ठीक है। तो चाय की पत्तियों को पहले इकट्ठा किया जाएगा, इकट्ठा करने के बाद में एक जगह स्थान करके या स्टोरेज करके रखा जाएगा, और स्टोरेज करने के बाद में उससे फिर चाय बनाई जाएगी। तो इसमें संस्थाओं की आवश्यकता होती है, संस्थाओं की आवश्यकता होती है। साथ ही क्या? साथ ही मशीनीकरण का भी स्तर देखने को उच्च मिलता है। साथ ही मशीनीकरण का स्तर उच्च देखने को मिलता है, उच्च देखने को मिलता है। क्या होता है कि यहाँ पर मशीनीकरण का उच्च स्तर भी हमें उच्च देखने को मिलता है, यानी कृषि से संबंधित संस्थाएं तो स्थापित की जानी है, लेकिन क्या है इसके साथ में जो मशीनीकरण है उसका स्तर भी उच्च देखने को मिलता है। तो ये पांचों आधार पर रख करके देख लिया हमने किसको? वापस वाणिज्यिक रोपण कृषि को क्या रखा कि कृषि एवं पशुपालन का सहचार। इसमें क्या होता है? इसमें कृषि पर अधिक बल दिया जाता है और पशुपालन पर बल नहीं दिया जाता। नेक्स्ट पढ़ा था कृषि उत्पादन की विधियों में, जिसमें परंपरागत विधियों का प्रयोग नहीं किया जाता, अपरंपरागत विधियों का प्रयोग अधिक किया जाता है। तीसरा कृषि उपभोग का स्वरूप, वाणिज्यिक कृषि जीवन निर्वाह हेतु नहीं की जाती। नेक्स्ट बात करें श्रम व पूंजी का विनियोग, श्रम अधिक होगा, पूंजी अधिक का प्रयोग किया जाता है। कृषि संबंधित संस्थाएं मशीनीकरण, इसमें संस्थाओं की आवश्यकता होती है तथा साथ ही मशीनीकरण का स्तर भी उच्च देखने को मिलता है। आगे और बात करते हैं हम किसको लेकर के? तो वाणिज्यिक रोपण कृषि को, ठीक है, वाणिज्यिक रोपण कृषि को। वाणिज्यिक रोपण कृषि, ठीक है। तो सीधे सीधे से हमें इसमें 2-3 फसलों के बारे में अध्ययन करना होता है। कौन कौन सी फसलें हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे हम बात करें चाय, दूसरा मुख्य की बात करेंगे गन्ना, ठीक है, चाय, गन्ना और फिर कॉफ़ी। उसके बाद में बात करेंगे हम नेक्स्ट रबड़ और तंबाकू की। किसकी? रबड़ और तंबाकू। तो ये प्रमुख रोपण फसलें हैं, इन सभी को लेकर के हम बारीकी से एक एक करके अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी अब लिखें वाणिज्यिक रोपण कृषि में कौन कौन सी कृषि को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम किस कृषि को? तो सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं हम कॉफ़ी को। किसको? कॉफ़ी को। ये ठीक है। कौन सा? कॉफ़ी। तो कॉफ़ी आप सभी जानते होंगे, रोज का काम है पीने का, तो कॉफ़ी से आप सभी भली भांति परिचित होंगे। तो बात करें हम कॉफ़ी को लेकर के बात करें तो कॉफ़ी के अंदर जो होता है कैफीन पाया जाता है। कॉफ़ी के अंदर क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है, और इसके उत्पादक देशों में ब्राज़ील पहले स्थान पर आता है। और आगे बात करें तो वियतनाम, कोलंबिया, इंडिया, और इंडिया में भी 7 क्षेत्र हैं जो कि कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध हैं। फिर इथोपिया, और इसकी किस्में होती हैं अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका। इंडिया में जो अरेबिका है, बेस्ट क्वालिटी की कॉफ़ी है, उसका उत्पादन किया जाता है। तो ये सब चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। जैसे कॉफ़ी के बाग को हम, जो ब्राज़ील में कॉफ़ी के बाग हैं उनको फजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? फजेंडा।
आगे और बात करते हैं तो विश्व में कॉफ़ी की जो मंडी है, कॉफ़ी मंडी है, उसे साओ पोलो के नाम से जानते हैं। और विश्व का कॉफ़ी बंदरगाह है वो है सेंटोस बंदरगाह। कौन सा है? सेंटोस बंदरगाह। तो चलिए एक एक करके हम लिखते हैं। पहले कॉफ़ी, तो कॉफ़ी के बारे में पहला क्या लिखना है? कॉफ़ी। तो कॉफ़ी के अंदर पहले पाया क्या जाता है? तो कॉफ़ी के अंदर कैफीन पाया जाता है, यानी कि इनको पीने के बाद में क्या होता है, इनकी वापस से कैफीन वापस से लत सी लग जाती है, ठीक है ना। तो वो किसकी वजह से लगती है? वो कैफीन की वजह से लगती है। तो कॉफ़ी के अंदर कैफीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें जो महत्वपूर्ण है, अरे इसकी किस्मों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन कौन सी किस्में हैं? किस्में, तो इसकी किस्में हैं, पहली अरेबिका जो कि बेस्ट क्वालिटी की है। किसकी है? बेस्ट क्वालिटी की, बेस्ट क्वालिटी की है या उच्चतम किस्म है, वो कौन सी है? अरेबिका। सेकंड है रोबस्टा, ठीक है। और थर्ड है लिबरेरिका, ठीक है। तो ये प्रमुख किस्में हैं किसकी? कॉफ़ी की लेकर के। कॉफ़ी के अंदर कैफीन पाया जाता है और कॉफ़ी के वृक्ष को लगाया जाता है। तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है? कैफीन। किस्मों की बात करें तो अरेबिका, रोबस्टा और लिबरेरिका। आगे क्वेश्चन बनता है इससे, क्या क्वेश्चन बनता है? इससे क्वेश्चन बनता है इसके उत्पादक देशों को लेकर के। किसको लेकर के? उत्पादक देशों को। उत्पादक देश डालें, उत्पादक देश। तो उत्पादक देशों में हमने देखा था कि जो बाग है फेजेंडा, वो कहाँ कहा जाता है? ब्राज़ील में। तो सर्वाधिक उत्पादन ब्राज़ील, सेकंड वियतनाम, और हम कॉफ़ी की अभी बात और करेंगे। चलो आगे चल के इसके मूल पौधा को लेकर के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं पीछे। इसके मूल पौधा कहाँ का है? तो इसका मूल पौधा है इथोपिया का, ठीक है। और बात करें वियतनाम के बाद में कोलंबिया, ठीक है। आगे बात करें इंडिया, ठीक है। और इंडिया में भी 7 क्षेत्रों के अंदर इसका उत्पादन किया जाता है। तो ये कौन से थे? प्रमुख उत्पादक देश थे। कौन से? कॉफ़ी के उत्पादक देश थे। अब बात करें भारत को लेकर के थोड़े से कि भारत में कौन सी कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है? तो इंडिया है। इंडिया जो अरेबिका है, अरेबिका किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन करती है। किसकी? अरेबिका किस्म की कॉफ़ी। और अभी हमने देख लिया सबसे बेस्ट किस्म कौन सी है, तो वो है अरेबिका। कौन सी है? अरेबिका। याद रखना इंडिया के अंदर किसका किया जाता है? अरेबिका किस्म का उत्पादन किया जाता है। बात करें इंडिया के क्षेत्र को लेकर के कि भारत के किस किस क्षेत्र में कॉफ़ी देखने को मिलती है, ठीक है। तो भारत का है कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक। और कर्नाटक में भी कौन सा? चिकमंगलूर स्थान, चिकमंगलूर एक स्थान है, वहाँ से कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। वापस कॉफ़ी के अंदर कैफीन पाया जाता है। किसमें? अरेबिका, रोबस्टा, लिबरेरिका। उत्पादक देश हैं ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडिया, ठीक है। और इंडिया का स्थान आता है 7वां कॉफ़ी उत्पादन में। कॉफ़ी उत्पादन में कौन सा स्थान आता है? तो इंडिया का स्थान आता है 7वां कॉफ़ी उत्पादन में। और जो इंडिया के अंदर की जाती है वो है अरेबिका। और अरेबिका क्या है? बेस्ट किस्म की कॉफ़ी है जिसका उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो इंडिया के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट इनसे पूछे जाते हैं कुछ बाग और मंडी बंदरगाह। तो बात करें ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बाग हैं उनको, क्योंकि सर्वाधिक कहाँ किया जाता है? ब्राज़ील के अंदर।
पहले कॉफ़ी मूल पौधा कहाँ का है, उनका जवाब देना ज़रूरी है। कॉफ़ी ये कलर दिख रहा है, कॉफ़ी इथोपिया का मूल पौधा है। कॉफ़ी इथोपिया का मूल पौधा है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट लिखें आप ब्राज़ील को लेकर के। किसको लेकर के? ब्राज़ील। ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बाग हैं, कॉफ़ी के बाग, उनको क्या कहा जाता है? फेजेंडा। क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है कॉफ़ी के बागों को। बात करें विश्व का कॉफ़ी बंदरगाह क्या कहा जाता है? यानी विश्व के कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है सेंटोस को। किसको? सेंटोस बंदरगाह को, सेंटोस बंदरगाह। और दूसरा और पूछा जाता है कि जो विश्व की कॉफ़ी मंडी है, विश्व की कॉफ़ी मंडी है, वो कौन सी है? विश्व की कॉफ़ी मंडी, विश्व की कॉफ़ी मंडी के नाम से कैसे जाना जाता है? विश्व की कॉफ़ी मंडी साओ पोलो, साओ पोलो है ना। किसे कहा जाता है? तो जो साओ पोलो है उसको विश्व की कॉफ़ी मंडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बनते हैं कॉफ़ी से। कॉफ़ी इथोपिया का मूल पौधा है और ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बाग हैं उन्हें फेजेंडा कहा जाता है। विश्व का कॉफ़ी बंदरगाह सेंटोस बंदरगाह को कहा जाता है और विश्व की कॉफ़ी मंडी है वो साओ पोलो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? साओ पोलो को कहा जाता है। तो ये तो थी किसको लेकर के? कॉफ़ी को लेकर के बात। ठीक है, नेक्स्ट बाद में रिवाइज कर लेंगे हम। अब बात करते हैं हम चाय को लेकर के। किसको? चाय ऐसा पदार्थ है जो हर व्यक्ति का फेवरेट पदार्थ है चाय, और चाय को प्रत्येक व्यक्ति अपनी सुबह की शुरुआत करने से पहले इसे ग्रहण करता है। ये ऐसा पेय पदार्थ है जो व्यक्तियों में ऊर्जा और एनर्जी का कार्य करता है। ठीक है तो ये है चाय। तो हम बात करते हैं किसको लेकर के? चाय को लेकर के। हाँ, चाय पीने ठीक है आगे 1 सेकंड रुक जाओ, ये निकल गया। ठीक है, अब ठीक है, चलो अब बात करते हैं चाय को। सॉरी, चाय। तो चाय मतलब चाय, चाय और चाय। तो चाय की बात करें तो चाय के अंदर पाया क्या जाता है? तो इसके अंदर कैफीन के साथ साथ टैनिन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टैनिन। कैफीन और टैनिन पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो कैफीन और टैनिन पाया जाता है चाय के अंदर। बात करें मूल पौधा को लेकर के, तो मूल पौधा है ये चाइना का। कहाँ का? जैसे चाइना और जैसे चीन और जैसे चाय। ठीक है, तो मूल पौधा कहाँ का है? चाइना का मूल पौधा है। आगे बात करें इसके प्रमुख क्षेत्रों को लेकर के, कौन कौन से देश के अंदर उत्पादन की जाती है। तो जब चाय मूल पौधा इस चीन का है तो पहले स्थान पर कौन सा है? चीन। कौन सा? चीन। सेकंड स्थान पर कौन आता है? हमारा प्यारा भारत देश। थर्ड स्थान की बात करें तो थर्ड स्थान पर आता है इसमें
चीन, भारत, केन्या, श्रीलंका। केन्या और फोर्थ पर है श्रीलंका। कौन सा? श्रीलंका। ठीक है, तो ये 4। अच्छा, उत्पादक देश नहीं लिखे थे क्या मैंने? चलो यहाँ लिख देता हूँ। प्रमुख उत्पादक देश किसके? तो चाय के। पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा केन्या और चौथा श्रीलंका। अब बात करें जो चियांग क्षेत्र है श्रीलंका का, सॉरी चीन का जो चियांगजियांग क्षेत्र के अंदर क्या की जाती है? कॉफ़ी का उत्पादन चाय का उत्पादन किया जाता है। कहाँ पर? चीन के चियांगजियांग क्षेत्र के अंदर। भारत के अंदर बात करें तो भारत के अंदर की जाती है असम, पश्चिम बंगाल, एक सेकेंड, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो पहला भारत में कहाँ पर? असम में, दूसरा पश्चिम बंगाल और तीसरी बात करते हैं तमिलनाडु और फोर्थ है केरल। कौन सा? केरल। वापस भारत में कहाँ पर की जाती है? असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल के अंदर की जाती है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल में भी पूछ लिया जाता है कि पश्चिम बंगाल के किस क्षेत्र में की जाती है। और तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के याद रखना, तमिलनाडु का कौन सा क्षेत्र है? तो ऊटी। कौन सा? ऊटी क्षेत्र में। अब बात करें पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल के किस क्षेत्र में की जाती है? तो दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी। दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी। कहाँ पर की जाती है? तो दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी के अंदर की जाती है। किसका? तो चाय का। वापस पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और तमिलनाडु का ऊटी में की जाती है। और जो असम है इसकी पहाड़ियाँ हैं नीलगिरी, और पहाड़ियाँ बचती हैं हमारे पास में जो भारत के अंदर है, और भी की जाती है। यहाँ पर लिख लें आप। तो जैसे नीलगिरी की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ी। और दूसरी बात करें तो दूसरी देखने को मिलती है हमें अन्नामलाई और कार्डेडम, जो दक्षिणी भारत है। अन्नामलाई और कार्डेडम। ठीक है, यानी जो हमारा दक्षिण भारत है इधर हमें देखने को मिलती है। कौन कौन सी? तो ये कार्डेडम और अन्नामलाई और नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो यहाँ पर उत्पादन की जाती है। पश्चिम बंगाल के अंदर उत्पादन किया जाता है। बात करें असम के अंदर उत्पादन किया जाता है। और कहाँ पर? तो तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में, केरल में, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, असम। ठीक है, ये भारत में प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हो जाते हैं। और पहाड़ियाँ कार्डेडम और अन्नामलाई की। ठीक है, तो इनके अंदर क्या किया जाता है? इनके अंदर चाय का उत्पादन किया जाता है। तो ये किसके हो जाते हैं? भारत के हो जाते हैं। ठीक है, और विश्व के अंदर बात करें तो ये हमारा एशिया हो जाता है। और नीचे थोड़ा सा छोटा कर लो इसको। ठीक, तो ये एशिया हो जाता है। और एशिया का कौन सा? तो एशिया का चीन। कौन सा? एशिया का चीन। दूसरा भारत। बात करें तीसरा श्रीलंका। कौन सा? श्रीलंका। और फिर बचा हमारा केन्या। कौन सा? केन्या। ठीक है, तो इनके अंदर क्या की जाती है? तो चाय का उत्पादन किया जाता है। आगे चलते हैं हम।
लिख लिया सभी ने? आज तो वैसे भी लिखवा रहे हैं तो आराम से याद हो गया होगा या आराम से लिख लिया होगा। जलपाईगुड़ी। नेक्स्ट, तो ये कौन सा था? चाय। तो चाय को लेकर के हमने बात की कि इनमें जो कौन कौन से प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि चाय की पत्ती जो चाय है ये किससे प्राप्त की जाती है, और आगे बात करते हैं कि इसकी खेती कौन से स्थानों पर की जाती है। तो प्रमुख बातें लिख सकते हो या इम्पोर्टेंट कुछ भी लिख लो आप। तो चाय को पढ़ रहे थे तो आप तो एरर लगा के लिखो है ना, ऐसे इसको या इसके उत्पादन हेतु के लिए इसके उत्पादन के लिए सेवा शर्त पहली तो क्या है, ये पहाड़ी प्रदेश में की जाती है। किस में की जाती है? पहाड़ी प्रदेश में। यानी इसके लिए क्या होना चाहिए, जो पानी है वो एक जगह सीमित नहीं रहना चाहिए, एक जगह भरा हुआ नहीं रहना चाहिए, मतलब पानी की ढलान होनी चाहिए। तो ये ढलानी प्रदेश में या पहाड़ी प्रदेशों में की जाती है। कौन सी? चाय। आगे बात करें तो आगे इसके लिए जो चाय पत्ती है, चाय पत्तियों से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है? चाय पत्तियों से। कभी कभी पूछ लेता चाय किससे प्राप्त की जाती है, तने से, जड़ से या पत्तियों से। तो किससे प्राप्त की जाती है? पत्तियों से प्राप्त की जाती है। तो जो चाय है किससे प्राप्त की जा रही है? पत्तियों से प्राप्त की जा रही है। नेक्स्ट बनता है कि इसके लिए वर्षा, यानी कि वर्षा की आवश्यकता कितनी होती है? तो 200 से 250 सेंटीमीटर। कितनी? इसको लो। तीसरा वर्षा। तो वर्षा की आवश्यकता कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर वर्षा। तो इसके लिए वर्षा की आवश्यकता कितनी होती है? यानी आप देख सकते हो 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक, यानी कि वर्षा भी अधिक चाहिए। बस इसमें क्या करना है, सेंटीमीटर के बाद में तापमान में कुछ नहीं करना है, इनके पीछे से 0 हटाने हैं। तापमान में क्या करना है, इनके पीछे से 0 हटाने हैं। जैसे 20, तो 20 डिग्री। आगे 25 डिग्री, ये 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये सेल्सियस। तो ये क्या होगा? तापमान। तो ये चाय के उत्पादन के लिए पहाड़ी प्रदेश होना चाहिए या ढलान वाला क्षेत्र। वापस इसके उत्पादन के लिए या तो पहाड़ी क्षेत्र होना चाहिए, या दूसरी कंडीशन क्या है, या फिर जो पहाड़ी प्रदेश है वो होना चाहिए। वर्षा की बात करें 200 से 250 सेंटीमीटर इसके लिए वर्षा की आवश्यकता होती है। तापमान की बात करें तो 20 डिग्री से 25 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है, और वर्षा की बात करें तो 200 से 250 सेंटीमीटर बारिश की आवश्यकता होती है। तो ये कौन से को लेकर के बात की थी हमने? चाय को लेकर के। आगे बात करते हैं हम रबड़ को लेकर के। किसको लेकर के? तो रबड़ को लेकर के बात करें तो रबड़ आप सभी को जानते होंगे कि जो लचीला पदार्थ होता है, रबड़ जिससे प्राप्त की जाती है वो लचीला पदार्थ होता है एक लैक्टेस। क्या? लैक्टेस। तो उत्पादनकर्ताओं की भी बात करेंगे, थाईलैंड सर्वाधिक उत्पादन करता है, और बात करें इंडोनेशिया, मलेशिया और भारत चौथे स्थान पर इसका उत्पादन करता है। और इसके लिए वर्षा वही 200 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। चलो बात करते हैं तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। तो लिखें रबड़। रबड़ के अंदर पहला लिखें रबड़। ये लचीले पदार्थ लैक्टेक्स से प्राप्त की जाती है। क्या प्राप्त की जाती है? तो ये प्राप्त की जाती है रबड़। क्या प्राप्त की जाती है? रबड़।
कि जो लचीला पदार्थ होता है लैक्टेक्स, उससे रबड़ को प्राप्त किया जाता है। आगे बात करें उत्पादनकर्ता देशों में, किसमें? उत्पादनकर्ता देशों में। उत्पादनकर्ता देश कौन कौन से हैं, ठीक है? तो उत्पादनकर्ता देश, उत्पादनकर्ता देश की बात करते हैं तो पहला है इसके अंदर, पहला कौन सा है? पहला है थाईलैंड, यानी थाईलैंड सर्वाधिक उत्पादन करता है। थाईलैंड, ठीक है। दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर के अंदर आता है इसके अंदर इंडोनेशिया। कौन सा? इंडोनेशिया, ठीक है। कौन सा आता है? तो इंडोनेशिया आता है। आगे बात करें तो तीसरे नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर मलेशिया और चौथे नंबर पर हमारा देश आएगा। वापस थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और फोर्थ नंबर पर कौन सा आएगा? तो फोर्थ नंबर पर आएगा भारत। कौन सा? भारत। रबड़ ये लचीला पदार्थ होता है, इसे लैक्टेक्स से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और उत्पादनकर्ता देशों की बात करें थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और भारत इसके प्रमुख उत्पादनकर्ता देश हैं। आगे बात करें हम, आगे बात करते हैं तो इसके लिए तापमान की आवश्यकता, इसी में लिख लो इसको तो है ना, रबड़ को। तापमान, तो इनको तापमान चाहिए वो है 25 डिग्री सेल्सियस। कितना? 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके लिए तापमान की आवश्यकता होती है। आगे बात करें हम वर्षा को लेकर के, किसको? वर्षा। तो इसके लिए वर्षा की आवश्यकता होती है 200 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर बारिश की आवश्यकता होती है। किसको? रबड़ को 200 सेंटीमीटर बारिश की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं इंडिया के अंदर की, इंडिया के अंदर जो रबड़ है वो कहाँ उत्पादित की जाती है? क्योंकि कई बार सीधा पूछ लिया जाता है कि भारत में जो रबड़ है उसका उत्पादन कहाँ कहाँ किया जाता है। तो हम उसकी चर्चा करते हैं कि भारत में किस किस देशों में की जाती, सॉरी किस राज्य में की जाती है। तो लिखें इंडिया, इंडिया। तो इंडिया के केरल में, और केरल अकेला 90% भारत की क्या करता है? रबड़ का उत्पादन करता है। सेकंड नंबर पर बात करें तो सेकंड नंबर पर तमिलनाडु, तमिलनाडु। कौन सा नाडु? तमिलनाडु। थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर पर आता है कर्नाटक, कर्नाटक। और फोर्थ नंबर पर आता है त्रिपुरा, त्रिपुरा। तो ये भारत के अंदर क्या है? प्रमुख रबड़ उत्पादक क्षेत्र हैं। वापस इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो 90% है वो केरल अकेला उत्पादन कर रहा है। किसका? रबड़ का। सेकंड तमिलनाडु, थर्ड कर्नाटक, फोर्थ त्रिपुरा। रबड़ लचीले पदार्थ लैक्टेक्स से प्राप्त किया जाता है। उत्पादनकर्ता देश में है थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया और फिर भारत। वर्षा की बात करें 200 सेंटीमीटर, तापमान की बात करते हैं तो 25 सेंटीमीटर। और भारत के अंदर बात करें तो 90% अकेला कौन? केरल उत्पादन करता है, और बचा हुआ भाग तमिलनाडु, कर्नाटक और त्रिपुरा के द्वारा किया जाता है। तो ये कौन से थे? तो ये थे रबड़ के। अब बात करते हैं तंबाकू को लेकर। किसको लेकर के? तंबाकू को लेकर। तंबाकू को आप सभी जानते होंगे जिसके अंदर निकोटीन पाया जाता है, ठीक है ना। जो मिराज वगैरह खाते हैं वो आज से खाना बंद कर दें, और जो आप पीते हो ना, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कृपया इसका प्रयोग ना करें और ना किसी को करने दें। विशेषकर पब्लिक प्लेस में तो बिल्कुल ना करने दें, क्योंकि ये बहुत हार्मफुल होता है, जो शरीर के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है। तो आगे बात करते हैं हम तंबाकू को लेकर। तंबाकू के अंदर तत्व पाया जाता है निकोटीन, और इसकी किस्में भी होती हैं निकोटीन ट्रूबकम और निकोटीन रस्टिका, यानी कि निकोटीन ट्रूबकम और निकोटीन रस्टिका। आगे बात करें, इसमें जो प्रमुख रोग लगता है, जो तंबाकू के अंदर प्रमुख रोग लगता है वो लगता है मोज़ेक का। कौन सा? मोज़ेक रोग। उत्पादक देशों में भी चाइना पहले स्थान पर है और फिर भारत तो सेकंड स्थान पर है ही सही, ठीक है। तो तंबाकू के उत्पादन में पहले स्थान पर चाइना है और सेकंड स्थान पर इंडिया है। तो हम चलो लिख लेते हैं पहले, और अच्छे से बातें करते हुए चलेंगे। तो किसकी बात कर रहे थे हम? तंबाकू की। किसकी? तंबाकू।
तंबाकू से एक चीज़ याद रखना, क्या कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मैं लिख देता हूँ वार्निंग, वार्निंग, तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि इससे भयंकर बीमारियां, कैंसर संबंधित की बीमारियां हैं वो किससे बनती हैं, तो वो बनती हैं तंबाकू से। किससे? तंबाकू से। ठीक है ना। अब बात करते हैं तंबाकू को लेकर के। तो तंबाकू के अंदर हम पहले तो ये पढ़ेंगे कि तंबाकू के अंदर पाया क्या जाता है। तो तंबाकू के अंदर पाया जाता है क्या, तंबाकू के अंदर निकोटीन देखने को मिलता है। निकोटीन जो आदत डालता है, लत डालता है, इसी की वजह से लत लगती है। किसकी वजह से? निकोटीन की वजह से। हमें चाय की भी लत इसी की वजह से लगते हैं। इसके अंदर क्या पाया जाता है, तो इसके अंदर निकोटीन पाया जाता है। इसकी दो किस्में हैं। किस्में, तो किस्में भी कितनी हैं? दो किस्में देखने को मिलती हैं। कौन सी? निकोटीन ट्रूबकम, निकोटीन ट्रूबकम, और दूसरी, हाँ बिल्कुल, निकोटीन दोनों के अंदर ही और इनके नाम के आगे भी क्या आता है? निकोटीन आता है। तो इसको आप आसानी से याद रख सकते हो। निकोटीन नाम आते ही बस ये याद रखना, निकोटीन है वो चाय के अंदर भी पाई जाती है। तो निकोटीन रस्टिका, कौन सी? निकोटीन ट्रूबकम और निकोटीन रस्टिका किसकी किस्म है? तो ये तंबाकू की। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रमुख उत्पादक देशों को लेकर के। ठीक है, तो प्रमुख उत्पादक देशों के अंदर हम बात करें तो पहले स्थान पर है चाइना, उत्पादक देश। उत्पादक देशों में पहले स्थान पर है चीन और सेकंड स्थान पर है भारत। ठीक है, तो तंबाकू के मामले में हमारा देश कौन सा है? तो दूसरे स्थान पर आता है। इसके अंदर रोग की बात की थी मैंने आपको कि कौन सा रोग होता है, तो इसके अंदर रोग होता है मोज़ेकम, मोज़ेक रोग। कभी कभी पूछ लिया जाता है मोज़ेक रोग किस फसल से संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तंबाकू से संबंधित है। और आगे बात करें कि और तंबाकू से कौन से किस्म बनते हैं, तो चलिए इसको छोटा करते हैं। दिख रहा है सबको? ऑनलाइन दिख रहा है क्या? ठीक, यानी इससे महत्वपूर्ण फैक्ट कौन कौन से बनते हैं उनको लेकर के चर्चा करते हैं। तो उनमें सबसे पहले यूएसए का जो वर्जीनिया प्रांत है, इम्पोर्टेंट डाल लें आप, तो यूएसए का वर्जीनिया प्रांत, वर्जीनिया प्रांत, यूएसए का जो वर्जीनिया प्रांत है वो जो तंबाकू उत्पादन करता है वो उत्तम किस्म की है। तंबाकू उत्तम किस्म, यानी विश्व की अगर सबसे सर्वप्रसिद्ध तंबाकू कहीं होती है तो वो कहाँ होती है? यूएसए की वर्जीनिया प्रांत के अंदर। वो बोल रहा है पीछे से यूएसए चलते हैं सर वर्जीनिया में। छोड़ दे रहे अब तो। अभी ये क्या लिखा हुआ है ऊपर? वार्निंग, तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फिर भी समझ में नहीं आया? हाँ ठीक है। आगे इंडिया में आंध्र प्रदेश एवं गुजरात। तो इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया में उत्पादन कहाँ कहाँ किया जाता है? इंडिया में आंध्र प्रदेश एंड गुजरात में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश और गुजरात के अंदर तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। तीसरा फैक्ट क्या बनता है? इससे बनता है कि इसके लिए जो उत्पादन है कितनी, जो 1500 मीटर हैं, 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले
जो क्षेत्र हैं उनके अंदर इसका उत्पादन नहीं किया जाता। लिख सकते हो आप 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में उत्पादन नहीं किया जाता, उत्पादन नहीं किया जा सकता। क्या है कि जो 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं उसके अंदर इसका उत्पादन नहीं किया जाता। वर्षा की बात करें तो 50 से 100 सेंटीमीटर। वर्षा 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक, ठीक है। तो ये तो क्या हो गई, ये इसके लिए वर्षा की जो आवश्यकता होती है वो 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक होती है। आगे बात करें तापमान, तो तापमान भी इसके लिए 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य चाहिएता होता है। कितना, 30 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसके लिए तापमान की आवश्यकता कितनी होती है, 25 डिग्री सेल्सियस, और वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। वापस तंबाकू के अंदर निकोटीन पाया जाता है। इसके दो किस्में हैं, एक तो निकोटीन रोबस्टिका और निकोटीन ट्रूकम। आगे बात करें तो आगे प्रमुख उत्पादक देशों में चाइना पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर इंडिया आता है। और इंडिया का भी जो आंध्र प्रदेश और गुजरात क्षेत्र है वो तंबाकू का उत्पादन करता है। और विश्व की सबसे अच्छे प्रकार की जो तंबाकू है वो यूएसए के वर्जीनिया प्रांत में मिलती है। इसके लिए तापमान की आवश्यकता 25 डिग्री सेल्सियस होती है। 1500 मीटर से ऊपर के क्षेत्रों में इसका उत्पादन नहीं किया जा सकता। इसके लिए वर्षा की आवश्यकता होती है 50 से 100 सेंटीमीटर तक, ठीक है ना। और इसका एक रोग याद रखना, इसमें रोग लगता है मोज़ेक। कौन सा, मोज़ेक रोग इसके अंदर लगता है। ठीक, नेक्स्ट। तो ये हो जाती है हमारी कौन सी कृषि, तो ये हो जाती है वाणिज्यिक रोपण कृषि। कौन सी कृषि हो जाती है, तो वाणिज्यिक रोपण कृषि। तो वाणिज्यिक रोपण कृषि में हमने क्या पढ़ा था, कॉफी के अंदर कैफीन पाया जाता है, जिसकी 3 किस्में थी, अरेबिका, रोबस्टिका और लिबेरिका। उत्पादक देशों की बात करें तो ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया और इंडिया का 7वां स्थान है। और कॉफ़ी की जो बेस्ट किस्म है वो है अरेबिका, और कर्नाटक का चिकमंगलूर क्षेत्र उत्पादन करता है। कॉफ़ी की बात करें तो मूल पौधा कहाँ का है, इथोपिया का। विश्व की कॉफ़ी मंडी के नाम से साओ पोलो को विश्व का कॉफ़ी बंदरगाह सेंटोस को जाना जाता है। और विश्व में जो ब्राज़ील है, और ब्राज़ील जो कॉफ़ी के उत्पादक या बाग हैं उनको हम फेजेंडा कहते हैं। ये हमने कॉफ़ी को लेकर के बात की थी। प्रमुख उत्पादक देशों के अंदर देख ही लिया था, ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडिया 7वें नंबर पर। फिर बात की थी चाय की बात करें, चाय मूल पौधा चीन का है। इसके अंदर कैफीन, टैनिन दोनों पाए जाते हैं। और प्रमुख उत्पादक देशों में बात की थी, चीन का जियांगचांग क्षेत्र था। भारत के अंदर असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में। और पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग में देखने को मिलती है, ठीक है। आगे बात करें, इसके उत्पादन के लिए पहाड़ी प्रदेश या ढाली प्रदान होना चाहिए। 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। 20 से 25 सेंटीमीटर बारिश की आवश्यकता होती है, किसके लिए, चाय के लिए। आगे बात की थी रबड़, तो रबड़ लचीले पदार्थ होता है, लैक्टेस उससे प्राप्त किया जाता है। आगे और इसमें देखा था हमने उत्पादनकर्ता देशों में थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और इंडोनेशिया, यानी कि इंडोनेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और इंडिया कौन से स्थान पर है, 4थे पर। और इंडिया में भी बात करें तो इंडिया में उत्पादन कहाँ पर किया जाता है, 90% रबड़ का उत्पादन सिर्फ अकेले केरल से किया जाता है, उसके बाद तमिलनाडु और त्रिपुरा से। आगे बात करें तो आगे हमने तंबाकू पढ़ा था। तंबाकू के अंदर निकोटीन पाया जाता है। इसकी 2 किस्में हैं, निकोटीन रस्टिका और निकोटीन ट्रूकम। और फिर इसके अंदर रोग लगता है मोज़ेक। इसके लिए आवश्यक तापमान होता है 25 डिग्री सेल्सियस। वर्षा उनकी आवश्यकता होती है 50 से 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 1500 मीटर से अधिक वाले क्षेत्रों में इसका उत्पादन नहीं किया जाता। तो ये हमारी किसको लेकर के बात हो गई, तंबाकू को, यानी कि जो वाणिज्यिक रोपण कृषि थी वो हमारी यहाँ पर संपूर्ण हो जाती है। प्रमुख उत्पादक देश तो देख लिए थे तंबाकू में हमने, चीन और भारत। तो ये कौन सी कृषि हो जाती है, हमारी वाणिज्यिक रोपण कृषि। अब सभी कृषियाँ छोटी छोटी हैं तो सभी को हम तुरंत जल्दी करते चलेंगे, जिसमें सबसे एक और थोड़ी सी महत्वपूर्ण है वाणिज्यिक पशुपालन।